हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री रूट्स। हमारा आज का टॉपिक है एक्सटेंशन एजुकेशन। इस वीडियो में हम एक्सटेंशन एजुकेशन के जो टॉप 20 क्वेश्चंस उनको डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन के साथ जो रिलेटेड क्वेश्चंस और बन सकते हैं उनको भी साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि एक्सटेंशन एजुकेशन इज डिराइव फ्रॉम विच वर्ड। फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रीक वर्ड, सेकेंड लैटिन, थर्ड फ्रेंच एंड फोर्थ पर्शियन। तो जैनी जो एक्सटेंशन एजुकेशन वर्ड होता है इट इज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एक्स एंड टेंशो, जहाँ पे एक्स का मतलब होता है आउट एंड टेंशो का मतलब होता है स्ट्रेचिंग। अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो जो ये टर्म एजुकेशन है वो भी एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है विच इज़ एड्यू केयर, जिसका मतलब होता है टू रेज और टू लीड। इसके अलावा और भी कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट भी एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है। हमारे पास डेमोक्रेसी है, वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एंड देन वी हैव वन मोर टर्म दैट इज एंटरप्रेन्योर, उसको एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। पॉल लीगन्स है, डॉक्टर केदारनाथ सिंह है, जेम्स स्टुअर्ट है एंड विलियम सैक्रम है। तो इन सभी ऑप्शंस में से हु इज द फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, जेम्स स्टुअर्ट, ही इज रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। अगर हमारे को क्वेश्चन में पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, उसमें भी जेम्स स्टुअर्ट आता है। अगर आता हु इज द फादर ऑफ कम्युनिकेशन तो उसमें भी हमारे पास विलियम सैक्रम आता है। अगर आता हु इज़ द फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया तो डॉक्टर केदारनाथ सिंह आता है। एंड हु इज़ द फादर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन, तब पॉल लीगन्स हमारा आंसर होता, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे को पूछा गया दैट हु इज़ द फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, तो वो जेम्स स्टुअर्ट है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन एजुकेशन इज विच टाइप ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल या फिर डी दैट इज बोथ ए एंड बी। तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन होता है ये एक नॉन फॉर्मल काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम होता है, जिसमें जो ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और जो पॉपुलेशन होता है जिनको नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है वो हेटेरोजीनस होता है, कोई भी फिक्स्ड करिकुलम जो है नहीं होता है। जबकि अगर हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें एक फिक्स्ड करिकुलम जो है उसको फॉलो किया जाता है, होमोजीनस पॉपुलेशन जो है वो भी होता है। So the fourth question is, what is the fundamental objective of extension education? A is development of the people, B is practical application of useful knowledge, C is subject matter specific approach and D is effective learning. तो अगर हम fundamental objective के बारे में बात करते हैं तो fundamental objective of extension education होता है development of people. अगर हमसे पूछा जाए that what is the working objective of extension education, तो working objective of extension education होता है subject matter specific approach. अगर हम बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करते हैं तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन होता है इफेक्टिव लर्निंग। नेक्स्ट इज पैम्पलेट्स कम अंडर विच लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, ए ग्रुप मेथड, इंटरपर्सनल, इंडिविजुअल और मास कम्युनिकेशन। तो जो ये पैम्पलेट्स होते हैं ये आते हैं अंडर मास कम्युनिकेशन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन होता है वो तीन मेथड्स में या फिर तीन टाइप्स में डिवाइडेड होता है, लाइक वी हैव द इंडिविजुअल कम्युनिकेशन और द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. Next, we have the group method of communication, and at last we have the mass method of communication. अगर हम individual interpersonal method of communication की बात करते हैं, इस communication method में two people are generally involved, मतलब minimum people which are involved are generally two. जैसे हमारे पास अगर telephonic conversations होती है वो इस category में हमारे पास आ जाती है। अगर हमारे पास agri clinic विजिट्स हमारे पास होती है वो इसमें आ जाते हैं, होम विजिट्स है वो भी इसमें आ जाते हैं। अगर हम ग्रुप मेथड ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसमें 2 to 30 people are generally involved, like we can say field days, camp days, seminars, symposiums, panels, they all generally come under this category. अगर हम mass communication की बात करते हैं तो mass communication में more than 30 people are generally involved. इसमें radio, television, exhibitions, leaflets, bulletins, then we have the pamphlets, they are all involved in mass communication. तो इस
क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज अ पैनल कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। जो पैनल होता है वो किस में आता है हमारे पास? पैनल जो टेंड्स टू कम अंडर ग्रुप मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट इन्वॉल्व्स हाउ मेनी मेंबर्स? 2 to 8, 2 to 5, 3 to 6 और 8 to 10। जो एक पैनल होता है उसमें 2 to 8, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 to 8 मेंबर्स होते हैं। अगर हम 2 to 5 मेंबर्स की बात करते हैं तो 2 to 5 मेंबर्स जो होते हैं वो एक सिंपोजियम में होते हैं। Okay, so the seventh question is that identify the element of Aristotle model of communication. First, we have the sender, B is destination, C is speech, and D is response of the audience. अगर हम Aristotle model of communication के बारे में बात करते हैं तो उसमें तीन important components होते हैं, elements होते हैं, speaker होता है, speech होता है, and audience. तो options जो है उनमें से सबसे करेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन रहेगा. So the elements of Aristotle model of communication are speaker, speech, and audience. Next is which method of demonstration includes comparison between new and old practices? Method demonstration, national demonstration, composite demonstration और result demonstration. इसका करेक्ट आंसर है डी, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन. जनरली अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन के टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है, ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. एक मेथड डेमोन्स्ट्रेशन होता है, दूसरा रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन होता है और तीसरा नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन होता है. उसको हम कॉम्पोजिट डेमोन्स्ट्रेशन भी कहते हैं. जो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन होता है ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मेथड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन होता है. इसमें जो एक्सटेंशन एजेंट होता है वो एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस को दिखाता है फार्मर्स को कि उसे कैसे किया जाता है. इसमें कोई भी कंपैरिजन बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू प्रैक्टिस वो जनरली नहीं कराया जाता है. जबकि जो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है जिसमें जो एक्सटेंशन एजेंट है वो कंपैरिजन करता है बिटवीन दी ओल्ड एंड न्यू प्रैक्टिस. कंपैरिजन होता है बिटवीन व्हाट? बिटवीन ओल्ड एंड द न्यू प्रैक्टिस. इसके अलावा जो एक्सटेंशन एजेंट है वो खुद करके बताते हैं. एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स को चूज़ किया जाता है, उनको करके बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है एक या फिर एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस है उसको कैसे परफॉर्म किया जाएगा. सिर्फ दिखाया नहीं जाता है यहाँ पे, सिर्फ दिखाने के साथ साथ कराया भी जाता है. देन वी हैव द नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन और द कॉम्पोजिट डेमोन्स्ट्रेशन. जो नेशनल या कॉम्पोजिट डेमोन्स्ट्रेशन होता है इसमें बताया जाता है हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. जो ये नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन होता है या फिर जो कॉम्पोजिट डेमोन्स्ट्रेशन होता है ये आत्मा के अंडर आता है और इसको जो एग्जीक्यूशन का काम होता है वो कौन करता है? जो एक रिसर्चर होता है वो इसके एग्जीक्यूशन का काम करता है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ फार्म साइज सेंटर? फर्स्ट इज केवीके, नेक्स्ट इज टीएनबी, सी इज लैब टू लैंड एंड नेक्स्ट इज आत्मा, दैट इज एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट एजेंसी. तो अगर हम फार्म साइंस सेंटर्स के बारे में बात करते हैं तो फार्म साइंस सेंटर्स हम केवीके जो है उनको कहते हैं. अगर हम केवीकेज जो है उनकी बात करते हैं दैट इज़ द कृषि विज्ञान केंद्र. जो ये केवीकेज होते हैं, सबसे पहला केवीके 1974 में पौंडीचेरी में इस्टेब्लिश हुआ था. ये पहली यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे ये इस्टेब्लिश हुआ था. फिर उसके बाद 1976 में जो पहला स्टेट है जहाँ पे इस फार्म साइंस सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया था वो वेस्ट बंगाल है. जो ये केवीकेज होते हैं ये अंडर स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ आते हैं या फिर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ आती है और जो पूरी की पूरी फंडिंग होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसे करती है. 10th question is who gave three-tier Panchayati Raj structure? A. बलवंत राय मेहता, B. अशोक मेहता, C. चंद्रिका प्रसाद एंड D. मोहन सिंह मेहता. तो अगर हम थ्री टायर पंचायती राज स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो जो थ्री टायर पंचायती राज स्ट्रक्चर है ये किसने दिया था? A. दैट इज बलवंत राय मेहता. जो अशोक मेहता है उन्होंने टू टायर पंचायती राज का स्ट्रक्चर दिया था. जो बलवंत राय मेहता है उन्होंने थ्री टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज दिया था. जो ये थ्री टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज हमारे पास है, ठीक है. विलेज लेवल जो है उसमें ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक लेवल में पंचायत समिति होता है एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में वी हैव दी जिला परिषद. इसके अलावा जो चंद्रिका प्रसाद है, अगर हम बोलते हैं कि हु इज गिवन द अवार्ड ऑफ सक्सेस ऑफ केवी केस, तो वो चंद्रिका प्रसाद जो है उनको माना जाता है फॉर द सक्सेस ऑफ केवी केस. अगर हम मोहन सिंह मेहता के बारे में बात करते हैं, जो मोहन सिंह मेहता है, ही वाज अपॉइंटेड बाय आईसीआर in 1973 and he is responsible for giving the idea and establishment of KV case, for giving the idea and for the establishment of KV case.
Next question is, which of the following is operational at district level for high level technological dissemination? First we have Divyag, B is Atmas, C is KVK and D is Manish. तो अगर हम इन सारे चारों ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हाई लेवल टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन करना है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आत्मा रिस्पॉन्सिबल। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा इज रिस्पॉन्सिबल। अगर हम ब्लॉक लेवल के बारे में बात करते हैं तो ब्लॉक लेवल में वी हैव वियाक, दैट इज फार्मर्स इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सेंटर। आत्मा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट एजेंसीज। फिर केवीकेज है, कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं। मैनेज है हमारे पास है, वो हैदराबाद में होता है। नेक्स्ट इज बेसिक यूनिट ऑफ RDP is A we have block, B we have family, C we have home and D we have village। तो अगर हम बेसिक यूनिट ऑफ RDP के बारे में बात करते हैं तो बेसिक यूनिट ऑफ RDP जो है क्या होता है? A दैट इज ब्लॉक। जनरली हमारे पास क्या होता है, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स होते हैं और उनके अलग बेसिक यूनिट होते हैं। इनका डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम जैसे एक अर्बन सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, रूरल सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, तो अर्बन सोसाइटी का बेसिक यूनिट हमारे पास फैमिली होता है, रूरल सोसाइटी का विलेज होता है, एक सिविलाइजेशन उसका बेसिक यूनिट हमारे पास होम होता है। अगर हम एक्सटेंशन के बारे में बात करते हैं तो एक्सटेंशन का भी बेसिक यूनिट हमारे पास फैमिली होता है। अगर हम PRI के बारे में बात करते हैं उसका बेसिक यूनिट होता है ग्राम सभा। अगर हम IRDP के बारे में बात करते हैं उसका बेसिक यूनिट होता है फैमिली। और अगर हम RDP के बारे में बात करते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात करते हैं या फिर नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के बारे में बात करते हैं तो इन सब का जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है ब्लॉक। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया जाता है। सो वी शुड नो दैट व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ RDP विच इज ब्लॉक, बेसिक यूनिट ऑफ सिविलाइजेशन विच इज होम, बेसिक यूनिट ऑफ PRI विच इज ग्राम सभा, बेसिक यूनिट ऑफ NES विच इज ब्लॉक। तो कैसे कैसे भी क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है बट जो बेसिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा वो यही रहेगा। नेक्स्ट इज दैट व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। तो एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस जो होता है उसका करेक्ट सीक्वेंस जो है वो क्या है? इसका जो आइडेंटिफाई करने के लिए जो शॉर्ट फॉर्म है एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस को, दैट इज SOTER, SOTER। तो S stands for situation, O stands for objective, T stands for teaching, E stands for evaluation and R stands for reconsideration। तो हम इसमें चेक करेंगे कि SOTER हमारा फॉर्म कहाँ हो रहा है। यहाँ पे TESOR फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे TERSO फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी TRESO है और यहाँ पे SOTER SOTER ही जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो करेक्ट सीक्वेंस जो होता है उसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है क्या होगा? D। दैट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस इज SOTER, situation, objective, teaching, evaluation and reconsideration। Next is that Roger he divided adopters into 5 categories based on what? तो बेसिकली रोजर जो है उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दी थी जिसमें कर्व जो है बना था विच वॉज अ बेल शेप्ड कर्व। उसके बेसिस पे जो वहाँ पर से किस चीज़ के बेसिस पे उन्होंने वो क्लासिफिकेशन ऑफ अडॉप्टर्स जो है दी थी। इट वॉज बेस्ड अपॉन A इनोवेटिवनेस, B इनोवेशन, C अवेयरनेस या फिर D डिफ्यूजन। जो ये क्लासिफिकेशन उन्होंने किसके बेसिस पे दी थी? वो दी थी उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ innovativeness, that is option A। Next is common man constitutes which category of adopters? A laggards, B early adopters, C late majority या फिर D early majority। अब जनरली क्या है, ये भी रोगर की क्लासिफिकेशन के साथ एसोसिएटेड है। जनरली उन्होंने अडॉप्टर्स को इनोवेटिवनेस के बेसिस पे 5 कैटेगरीज में हमारे पास डिवाइड किया था। जो पहली कैटेगरी है हमारे पास दैट इज द इनोवेटर। जो सेकंड कैटेगरी हमारे पास है वो है अर्ली adopters। नेक्स्ट कैटेगरी है अर्ली majority, then we have the late majority and then we have the laggards। अगर हम इनोवेटर्स के बारे में बात करते हैं, जो ये इनोवेटर्स होते हैं ये वेंचरसम होते हैं, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है इनमें, इनको हम गेट कीपर्स जो है वो भी कहते हैं। अगर हम अर्ली अडॉप्टर्स के बारे में बात करते हैं तो जो लोकल लीडर्स होते हैं
उनको हम अर्ली अडॉप्टर की कैटेगरी जो इसमें रखते हैं। अगर हम अर्ली मेजॉरिटी के बारे में बात करते हैं तो जो डेलिबरेट पीपल होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्शियस कैटेगरी में आते हैं, उनको जनरली हम इस कैटेगरी में डालते हैं। देन वी हैव द लेट मेजॉरिटी, जो लेट मेजॉरिटी होते हैं उसमें स्केप्टिकल और डॉक्टर्स आ जाते हैं, या फिर जो कॉमन मैन होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, जो औरों को देखकर अपने डिसीजन जो है लेते हैं सोच समझ के। देन वी हैव दी लगाज, जो लगाज होते हैं हमारे पास ये कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई लेट होता है किसी भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में तो ये लगाज जो है वही होते हैं। अब इनका कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, अगर हम इनोवेटर्स के बारे में बात करते हैं तो इनोवेटर्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 2.5%, अर्ली अडॉप्टर्स इज 13.5%। अगर हम अर्ली मेजॉरिटी के बारे में बात करते हैं या फिर लेट मेजॉरिटी के बारे में बात करते हैं, दे आर अबाउट 34%। और अगर हम लगाज के बारे में बात करते हैं, दे फॉर्म अबाउट 16%। तो इससे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया, दैट कॉमन मैन कॉन्स्टिट्यूट विच कैटेगरी ऑफ अडॉप्टर्स। फर्स्ट वी हैव द लगाज, सेकेंड वी हैव द अर्ली अडॉप्टर्स, नेक्स्ट इज द लेट मेजॉरिटी एंड डी इज द अर्ली मेजॉरिटी। तो अगर हम इसको ही देखेंगे तो जो कॉमन मैन है वो किस कैटेगरी में आता है, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लेट मेजॉरिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। Next we have T&V system was started first in 1974 in which place। तो T&V सिस्टम जो है हमारे पास होता है, ठीक है, जिसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो जो T&V सिस्टम हमारे पास होता है उसको हम क्या कहते हैं, T&V सिस्टम जो है इट इज जनरली रेफर टू एज ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। T&V इज रेफर टू एज व्हाट, T&V जो हमारे पास होता है ये होता है हमारे पास ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। अब इस सिस्टम में होता क्या है, इस सिस्टम में जनरली जो एक्सटेंशन एजेंट्स वगैरह होते हैं उनको ट्रेनिंग जो है दी जाती है, उसके बाद उनको फील्ड में विजिट कराया जाता है ताकि उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है उसे वो जो है मिल सके, फार्मर्स की प्रॉब्लम वगैरह क्या है उनको उनको समझने में उनको आसानी जो है हो सके। तो ये T&V सिस्टम होता है। इसको कहाँ से अडॉप्ट किया गया था, इसको इसराइल से अडॉप्ट जो है किया गया था। और T&V जो है हमारे पास सबसे पहले 1974 में कहाँ स्टार्ट हुआ था, ए पंजाब, बी राजस्थान, सी वेस्ट बंगाल या फिर डी कर्नाटका। तो ये हमारे पास T&V सिस्टम कहाँ स्टार्ट हुआ था, बी राजस्थान में 1974 में स्टार्ट हुआ था। जो T&V सिस्टम होता है उसको अलग अलग नामों से भी जो है हमारे पास जाना जाता है, जैसे हम इसको एग्रीकल्चरल रिफॉर्म सिस्टम भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसको गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये भी कहते हैं। 17th is that learners in extension education are what in nature, homogeneous, heterogeneous, C is both A and B, that is both homogeneous and heterogeneous, and D is none of the above। अगर हम एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो हमें पता है कि कौन से टाइप ऑफ एजुकेशन में आता है, नॉन फॉर्मल काइंड ऑफ एजुकेशन में आता है, जिसमें जो ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज होती है वो हॉरिजॉन्टल इन नेचर होता है। मतलब एक इंसान दूसरे इंसान से सीखता है, जो एक्सटेंशन एजेंट है वो फार्मर को सिखाता है और फार्मर जो है वो एक्सटेंशन एजेंट जो है उससे सीखता है, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास बेसिकली बाय डायरेक्शनल काइंड ऑफ प्रोसेस जो है हमारे पास जो है होता है, ठीक है, बाय डायरेक्शनल काइंड ऑफ प्रोसेस जो हमारे पास है वो होता है। तो लर्नर्स इन एक्सटेंशन एजुकेशन जो है कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, मतलब सेम ही एज ग्रुप के रहेंगे, सेम ही, जैसे अगर हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं उसमें क्या होता है, सेम ही एज ग्रुप के लोग रहते हैं, उनका फिक्स्ड करिकुलम रहता है। बट जो एक्सटेंशन एजुकेशन होता है वो नॉन फॉर्मल में होता है, काइंड ऑफ एजुकेशन होता है, जिसमें अलग अलग फार्मर्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स जो है वो भी जो है उनको भी नॉलेज जो है डिसेमिनेट की जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्या होगा, 17th का करेक्ट आंसर होगा हमारे पास बी, दैट इज हेटेरोजीनस लर्नर्स जो हमारे पास इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज 18th, NAIP is a competitive funding project of ICR with A NDB, B IMF, C World Bank and D AD। अभी तो जो नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट हमारे पास है, ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास 2006 में आया था। इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव फंडिंग प्रोजेक्ट ऑफ ICAR विद वर्ल्ड बैंक, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हमारे पास है कि जो NAIP का है, IP है, कॉम्पिटिटिव फंडिंग प्रोजेक्ट हमारे पास है, किसका, ICR का, किसके साथ, वर्ल्ड बैंक जो है उसके साथ। Next is IRDP, launched in 1978, implemented in 1980 and continued till 1999, comprises of which sub-schemes? A. Operation Flood, B. High Yielding Variety Program, C. Swan Jayanti Gram Swrozgar Yojana and D. Trisome। तो अगर हम इस IRDP जो है इसके बारे में बात करते हैं तो इसकी जो सब स्कीम्स है वो क्या है हमारे पास है, A, B, C एंड D में से करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, A ऑपरेशन फ्लड। ये कब आया था, 1970 में आया था।
ये भी IRDP का ही प्रोग्राम का एक पार्ट है हमारे पास है। देन वी हैव द हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम, ये 1966-67 में हमारे पास आया था, ICR जो उसके अंडर ही था। फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो हमारे पास है वो 1999 जो है उसमें आया था। देन वी हैव ट्राइसम, ये 1978 में हमारे पास आया था, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड की जाती है टू द यूथ ऑफ 18 to 35 ईयर्स एज। जो ट्राइसम है हमारे पास, बाद में ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है उसमें मर्ज कर दिया गया था। पर इस क्वेश्चन में हमारे पास IRDP के बारे में पूछा जा रहा है, तो IRDP का सब स्कीम जो हमारे पास क्या है, ऑपरेशन फ्लड 1970 जो हमारे पास है वो है। ठीक है, फिर उसके जो मिल्क रेवोल्यूशन हमारे पास है वो किससे एसोसिएटेड है हमारे पास है, वो ऑपरेशन फ्लड ही है। ठीक है, मिल्क रेवोल्यूशन जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको ही हम ऑपरेशन फ्लड जो है कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 20th, दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन केरला बाय स्पेंसर हैच। ए वी हैव सेवाग्राम, बी वी हैव श्रीनिकेतन, सी वी हैव मत्थंडम एंड डी वी हैव द इटावा पायलट प्रोजेक्ट। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से वो कौन सा प्रोग्राम है जिसको किसने स्टार्ट किया है, स्पेंसर हैच ने, और कहाँ पे किया है, केरला में जो है किया है। अगर हम देखो सेवाग्राम प्रोजेक्ट जो है उसकी बात करते हैं, ठीक है, वो किसने स्टार्ट किया, वो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। कहाँ पे हमारे पास है, वाधवा गुजरात, वाधवा सॉरी महाराष्ट्र एरिया जो हमारे पास है वहाँ पे जानिए सेवाग्राम प्रोजेक्ट जो उसको स्टार्ट किया था महात्मा गांधी जो है उन्होंने, ताकि इसमें जो बेसिक एलिमेंट्स जो हमारे पास जो है क्या थे कि एक जो है नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए, फिर वी कैन से दैट अडल्ट एजुकेशन जो है वो भी होनी चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन हमारे पास होनी चाहिए, हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। ये सारे सेवाग्राम जो है उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है वो थे। अगर हम श्री निकेतन जो है उसके बारे में बात करते हैं, तो श्री निकेतन जो हमारे पास है वो किसने दिया था, वो रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारे पास है उन्होंने दिया था। हमारे पास एक मर्थन दम प्रोजेक्ट जो है हमारे पास है, ठीक है, मर्थन दम प्रोजेक्ट जो है वो किसने दिया था, ये वाला प्रोजेक्ट है जो स्पेंसर हैच ने दिया था। मर्थन दम जो है किसने दिया था, स्पेंसर हैच जो हमारे पास है उन्होंने दिया था केरला में। ठीक है, जहाँ पे 100 विलेजेस जो है उसको कवर किया गया था। जो कवर किया है 100 विलेजेस को, वो किन्होंने किया था, दो एसोसिएशन जो है हमारे पास जो है वो थी। एक हमारे पास जो क्या थी, एक यंग मैन एसोसिएशन थी जिनके साथ एसोसिएटेड थे डेवलपमेंट वर्क के साथ। फिर दूसरे जो हमारे पास क्या थे, दूसरे हमारे पास थे क्रिश्चियन चर्च एसोसिएशन, क्रिश्चियन चर्च एसोसिएशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोनों। ये कौन से वो दो ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने मर्थन दम प्रोजेक्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, तो वो यंग मैन एसोसिएशन था एंड क्रिश्चियन चर्च एसोसिएशन जो है वो था। देन वी हैव द इटावा पायलट प्रोजेक्ट। जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट हमारे पास है, इट वॉज जनरली लॉन्च बाय होम, दिस इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो हमारे पास है इसको लॉन्च किया था एल्बर्ट मेयर ने। किसने किया था लॉन्च इनको, एल्बर्ट मेयर जो हमारे पास है, ठीक है, उन्होंने जो इसको लॉन्च किया था। अगर हम देखो सेवाग्राम प्रोजेक्ट जो हमारे पास है उसकी जब हम बात जो करते हैं, तो जो सेवाग्राम प्रोजेक्ट हमारे पास है, कब का हमारे पास है, 1920 का है। अगर हम श्री निकेतन की बात करते हैं 1921 की है। ठीक है, अगर हम मर्चेंडम प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में बात करते हैं, ये भी 1921 है। अगर हम इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में बात करते हैं, तो ये कब आया था, 1948 जो हमारे पास है उसमें आया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सटेंशन एजुकेशन के जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एंड इनसे ही बाकी एसोसिएटेड अगर हम और डीप जाएंगे तो हमारे पास और क्वेश्चंस जो है इसके रिलेटेड जो है वो सारे बन पाएंगे। बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।